नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं आपके बीच में फिर पुनः हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि संविधान के भाग 4 के बारे में बहुत चर्चा में चल रहा था। इसलिए साथियों, इन भाग का मैंने सोचा कि इनकी चर्चा ही करा था। हमारे दोस्त बोल रहे थे बार बार कि सर आप संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताइए हमको कुछ। तो मैं उनके बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आम व्यक्ति के लिए क्या परविश दी गई है और कर्मचारी अधिकारी के लिए क्या बोलता है संविधान। तो साथियों, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ी थी इसलिए इनको जल्दी से लेकर आना पड़ा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो राज्य किस तरीके से और कौन सी नीति के अनुसार पालन करते हुए चलते हैं। अब साथियों, अनुच्छेद 36 में साफ साफ रूप से परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। परिभाषा इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ रहेगा जो भाग 3 में दिया गया। इन्हें भाग 3 में अपन ने पहले ही राज्य के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो उसके बारे में उनने पहले ऑलरेडी बता चुका है। अब इसी के साथ में चलते हैं अनुच्छेद 37। तो साथियों, इसमें अनुच्छेद 37 में वैसे कोई ज़्यादा खास ध्यान देने वाली बात है नहीं। ये सीधे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु इसमें कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। क्योंकि किसी भी प्रदेश के अंदर शासन का जो मुखिया होता है, उनको इनके द्वारा जो मूलभूत शासन कथित विधि के अनुसार चलना जरूरी होता है और प्रत्येक आम आदमी का भी उनको खास तत्व का ध्यान रखना इन विधि के अनुसार जरूरी होता है। बढ़ते अनुच्छेद 38 अंडर क्लोज 1। अब इनमें दे रखा है राज्य लोक कल्याणकारी की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब लोक कल्याणकारी के लिए क्या क्या सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रमाणित करे, भरसमक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण अभिव्यक्ति की वृद्धि करें। क्योंकि अभिव्यक्ति की वृद्धि करना भी इनके लिए ज़रूरी होता है। लोक कल्याणकारी योजना बनाने का ये अधिकार, क्योंकि हर बार जो भी सरकार योजना बनाती है वो अनुच्छेद 38 को ध्यान में रखते हुए और नीति निर्देशक तत्व की सहायता लिए हुए आगे बढ़ती है और अनेक नई नई योजना कल्याणकारी बनाती है। इन्हीं के उपखंड 2 राज्य विशिष्टता आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यानी कि साथियों, असमानता बढ़ती जाती है कि मतलब इस क्षेत्र में ज़्यादा ये खर्चा इसको दे दिया और उस क्षेत्र में उनको ज़्यादा कम खर्चा दे दी। केवल व्यक्तियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठित सुविधा और अवसरों असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। अब ये नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के शासनकाल या देखा जाए तो जो पहले से मतलब संविधान इनको बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
तो इनमें पहली शक्ति ये प्रदान करता है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका में पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि पुरुष नागरिक अपने जीवन में समान रूप से दोनों अधिकार प्राप्त करने का हकदार है। ये सरकार को देना है, ना कि आम व्यक्ति का। इनको भिक्षा के रूप में नहीं माना जा सकता और सरकार को ये किसी भी हालत में देना होगा। अनुच्छेद 39 के उपखंड का के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यानी कि समुदाय के जो भौतिक इन्हें प्राकृतिक जो संसाधन सृजन पर स्वामित्व अधिकार है, तो उनका नियंत्रण और उनको सर्वोत्तम रूप से मतलब खुद की संपत्ति के बारे में उनको सर्वोत्तम पूर्ण रूप से हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। इसके उपखंड ग बोलता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। क्योंकि साथियों इसी के द्वारा ये एक यहाँ पे नियम भी बताया गया है कि संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 9 के तहत 26/6/1979 के अनुच्छेद 38 के उपखंड 1 और में पुनः संख्याकित किया गया और संविधान के 44वां अधिनियम 1978 की धारा 9 के तहत फिर अंत स्थापित किया गया। फिर आते हैं संविधान, भारत का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अब ये ये बोलता है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को का समान कार्य के लिए समान वेतन। क्योंकि साथियों आज हमारे देश में और बहुत सारे प्रदेशों में ये प्रक्रिया चली आ रही है कि बहुत सारे मतलब पुरुष को ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पैसे दिए जाते थे और स्त्रियों को उनकी बजाय कम पैसे दिए जाते थे। तो ये समान काम के लिए समान वेतन, ये इसमें भी असमानता बढ़ती जा रही थी, पर लेकिन इनको संविधान ने आने से दोनों में समानता का व्यवहार पूर्ण रूप से दिखने लगा है। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, यानी साथ ही ये जो भी सरकार को ये भी अधिकार है कि वो कर्मकार के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो कि आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। क्योंकि साथियों इसमें पहले ऐसा होता आ रहा था कि जैसे कि कर्मकार मंडल का एक कार्ड बनता है और भारत सरकार के श्रम विभाग के द्वारा बहुत सारे श्रमिकों को इससे ये अधिकार प्राप्त होता है कि उनके स्वास्थ्य के समय की जिम्मेदारी सरकार को उठाए ताकि और उनके बाल बच्चे की शिक्षा का खर्च शासन वहन करे कुछ, तो ताकि उनको पढ़ने का अवसर मिले और देश के गरीब और श्रमिक लोगों से इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। ये बोलता है आर्टिकल 39 उपखंड। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए तथा बालकों अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इन्हें जो बालक है छोटे छोटे उनको गरिमापूर्ण और वातावरण ऐसा दिया जाए ताकि उनकी शिक्षा आगे की ओर नैतिक नियम
में प्रगति हो जाए। अब साथियों एक और बनता है अपना अनुच्छेद 39 का। राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र यानी कानूनी रूप से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा विशिष्टता का ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आर्थिक और अन्य निर्योजता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। ये उपयुक्त विधान स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। क्योंकि साथियों ये विधिक सहायता की व्यवस्था इसलिए की गई, ये विधिक सहायता जैसे कि नालसा एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है विधिक सेवा प्राधिकरण केंद्र। ये विधिक सेवा प्राधिकरण केंद्र अनुच्छेद 39 का ये सभी को जिनके पास में विधिक तंत्र जिनके पास में जैसे कि जो बहुत सारे गरीब भाई बहन रहते हैं उनको कोर्ट में उनके केस हैंडल करने में या फिर उन किसी के साथ में उनकी स्वतंत्रता या उनकी आज़ादी के साथ में जो बड़े लोग या फिर पहले से है उनको दबा कर रखते हैं या उनकी आज़ादी के साथ में खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए एक निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाएगी कि भाई तुम्हारा केस वो कोर्ट में रखते हैं। विधिक सेवा के लीगल वॉलंटियर नियुक्त किए जाते हैं उसके हिसाब से। अनुच्छेद 40 में साथियों ग्राम पंचायत, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो वह स्वायत्त शासन की इकाइयाँ के रूप में कार्य करने योग्य के लिए आवश्यक है। अगर साथियों संविधान में पूछ ले कि संविधान के अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 में ग्राम पंचायतों का संगठन का वर्णन किया गया है और उनकी शक्तियाँ के बारे में। कैसे भी एग्जामिनर आपसे कैसे भी घुमा फिरा के किसी भी तरीके से वो सवाल पूछ सकता है क्योंकि उनको अधिकार है पूछने का। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने के शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता, अन्य अनर्थ, अभ्यास की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने पर प्रभावी प्रबंध करेगा। क्योंकि साथियों एक मंत्रालय चलता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय। इस संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत उनको यह अधिकार दिया गया है कि आप जो शिक्षा से वंचित रह चुके और या फिर जो बुढ़ापे में है, बेकारी में है, निशक्तता की श्रेणी में आते हैं, उनको आप शिक्षा से वंचित ना रखें और उनको लोक सहायता दिया जाए ताकि उनका अधिकार पूर्ण रूप से मजबूत हो सके। सॉरी साथियों, सॉरी। अनुच्छेद 42 राज्य की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। जैसे कि अभी एक योजना चल रही संबल काट मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसमें एक प्रसूति सहायता दी जाती है जब ये न्याय संगत और मनोचित ये दशा के अनुसार दी जाती है। क्योंकि इन योजना के अंदर ये होता है कि जब महिला की वो डिलीवरी होने के बाद में उनको पैसे दिए जाते थे, उनके वो क्या बोलते, बहुत सारे गांव में बोलते उनको जापा करने के लिए। और इनका ये संविधान 42वां अधिनियम 1976 की धारा 7 के तहत पुनः स्थापित हुआ था। इसमें कोई ज़्यादा खास वैसे होने वाला नहीं है।
अनुच्छेद 43 राज्य उपयुक्त विधान और आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग, अन्य सभी प्रकार के कर्मकारों को काम, निर्वहन, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता ग्रामों में कुटीर उद्योग की वैयक्तिकता तथा सहकारिता आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। क्योंकि साथियों इसमें क्या है कि कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी जरूरी है। जो महात्मा गांधी ग्राम रोजगार ऐसे ऐसे काम चले आ रहे तो उनमें से उनको करना जरूरी है, क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य बनता है और ये लेने का काम आम पब्लिक का बनता है। इसलिए अनुच्छेद 43 का राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। तो साथियों ये उनके बारे में जिक्र करता है। उद्योग के प्रबंध में कर्मकार और इसी का उपखंड खा राज्य किसी सोसाइटी की स्वैच्छिक और विचारना उनके स्वशासित कार्यकरण लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्ति प्रबंध का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसमें कोई ज़्यादा खास वैसे होने वाला नहीं है साथियों। अगला ये रहा अपना अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी किसी भी नागरिकों को बिना जाति पाति देखे हुए सभी को समान सिविल संहिता और राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। क्योंकि सभी लोगों के लिए समान न्याय होगा, न्याय में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। अनुच्छेद 45 राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। क्योंकि अनुच्छेद 45 में ये राज्य को दायित्व है कि वह बाल अवस्था की देखरेख करेगा और 6 वर्ष से लेके सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु जिनने पूरी कर ली उन बालकों को शिक्षा देने का काम ये राज्य शासन को दिया गया है संविधान ने। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों में अभिवृद्धि। क्योंकि साथियों इनके लिए संविधान ने पूर्ण रूप से इनके ही ऊपर जोर दे रखा है, सॉरी इनके ऊपर नहीं दे रखा, पर इनके कुछ हक अधिकार दिए गए हैं। ऐसे हक अधिकार जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी वर्तमान स्थिति में अगर इनकी बात की जाए तो इनको अभी बहुत कम लाभ दिया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जितना दिया जाना चाहिए था संविधान के अकॉर्डिंग पर इतना नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि राज्य जनता का दुर्लभ वर्ग विशिष्टता अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा क्षेत्र अर्थ संबंधित हितों की विशेष सावधानी और अभिवृद्धि करेगा। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य अपने लोगों के पोषणहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
यानी राज्य को संविधान ने ये भी अधिकार दिया है कि आप पोषण आहार, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, न कि नशीले पदार्थ का अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में हमारे भारतीय संविधान ने पूर्ण रूप से इस पर जोर देते हुए कहा है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू सहायक वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। यदि उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनके गायों वगैरह के, उनके बछड़े, तो ये दायित्व राज्य सरकार को दिया गया है कि उनकी रक्षा की जाए। अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। क्योंकि जो वन्य में जीव है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, और उसके बाद में और भी बहुत सारे अभ्यारण्य में जो भी जीव रहते हैं, उन सभी जीवों की रक्षा करने का काम राज्य सरकार को दिया गया है संविधान के अकॉर्डिंग। राष्ट्र महत्व स्मारकों और संस्थानों व संरक्षण। क्योंकि राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि आप संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले जो घोषित किए कलात्मक, ऐतिहासिक या अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान वस्तु यथास्थिति लुटन, विषुन, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्य होगी। क्योंकि जो संस्थान जैसे धार्मिक संस्थान और ये जो संसद ने उनकी विधि के अनुसार जिसको घोषित कर दिया कि भाई ये एक स्मारक है, तो ये काम करना राज्य का मूलभूत अधिकार है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। क्योंकि साथियों इसमें भी बहुत बार पूछा जाता है कि जब कार्यपालिका यानी संसद से न्यायपालिका का अलग होना राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा कि भाई न्यायपालिका को अलग बनाया जाए, न्यायपालिका का काम अलग रहता है, और ये आपस में जब कार्यपालिका कुछ गलत करने जाती है तो उस पर रोक न्यायपालिका लगाती है, यानी कि कोर्ट और विधानसभा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृत्ति, इनके लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ नियम और शर्त रखे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृत्ति का। क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति, यदि कोई सा देश में सुरक्षा गड़बड़ी हो रही तो आप दूसरे पक्ष सत्ता का होने के बाद में आप अपने राज्य में अशांति नहीं फैलवा सकते। इसलिए सुरक्षा की अभिवृत्ति करना आपका काम है। राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के लिए एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, ये उनका प्रयास करना। यानी साथियों ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी वर्ष 2021 की बात है, अगस्त, जब 15 अगस्त के दिन तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर शासन कर दिया था। उसके बाद में बहुत सारे भारत के या अन्य देश के
या फिर भारत राज्य के बहुत सारे नेता का कहना उनको समर्थन देने का था, जो कि ये गलत है। ऐसे मामलों के लिए भी कंट्रोल करना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार ने अपने संविधान में संशोधन करके एक और ये मूल कर्तव्य जोड़ा है। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा। ये साथियों कोई वैसे देखा जाए तो पूरे राज्य का नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक का है ये मूल कर्तव्य। इसका का है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्योंकि बहुत सारा साथियों चलता है कि ये संविधान गलत है और ये संविधान का बहुत सारे आदर्शों का पालन नहीं करते बहुत सारे लोग, पर जो कि ये गलत है। क्योंकि संविधान इससे पूरा देश चल रहा है, जिसको बहुत सारे गलत बताते यानी कि वो संविधान का अपमान करते, ये उनके लिए गलत है। क्योंकि संविधान एक भगवान है, क्योंकि इससे पूरा देश चल रहा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। क्योंकि जिन्होंने ऐसे महान क्रांतिकारी आंदोलनकारी जिन्होंने हमको स्वतंत्रता देकर चले गए, उनके उच्च आदर्श, उनके जो विचार को हमारे दिल में संयोजित रखें और उनका पालन करते रहे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, क्योंकि ये ज़रूरी है। भारत में अगर एकता रहेगी, प्रभुता रहेगी, अखंडता रहेगी, तो इसमें कोई गड़बड़ी होने वाली है नहीं। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये तो साथियों सभी का फर्ज है कि देश की रक्षा करने का। भारत के सभी लोगों में समसमता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्योंकि साथियों हम भारत के लोग हैं, तो हम सभी भारत के लोग हैं, इसमें समानता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना है, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। ऐसी प्रथा जो असमानता, जो स्त्रियों को समान रूप से बैठने का अवसर न देती हो, ऐसी प्रथाओं के विरुद्ध उनका सम्मान न करें। क्या बोलता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। क्योंकि साथियों सामाजिक संस्कृति वैभवशाली वो भी ज़रूरी है, उसको समझना और उसका भी परिपालन करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, क्योंकि मानवता बरतबो सबसे महत्वपूर्ण बात है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। क्योंकि साथियों इसमें संविधान संशोधन करके और भी पॉइंट ऐड कर दिया गया है। 2 भाग 4 के काम है मूल कर्तव्य। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। क्योंकि युवाओं को हर क्षेत्र में, हर प्रतियोगिता में, हर खेलकूद के हर क्षेत्र में भाग लेना चाहिए, ताकि जिससे कि देश का नाम बढ़े और देश अपनी ऊंचाइयों को नई नई उड़ान पर और अपने नाम को दुनिया के अंदर लाने का परचम लहरा सके।
और इसमें संशोधन करके एक और ऐड किया गया है, यदि माता पिता संरक्षण है, यदि किसी छोटे बच्चे के माता पिता या फिर वो किसी के पास में संरक्षण है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, क्योंकि ऐसे बालक को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस बात को संविधान पूर्ण रूप से बोलता है। ठीक है साथियों, वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि साथियों मैं इसी से संबंधित, क्योंकि मेरा कानून से संबंधित ही हर एक वीडियो आता रहेगा और भी अन्य परीक्षा से संबंधित वीडियो भी आता रहेगा। अगर साथियों ये वीडियो आपको समझ आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो।